हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं सुबह सुबह उठा, बस उठने के बाद पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आई दैट वाज कि भैया वीडियो बनाते हैं किसी टॉपिक पे। ठीक। तो ये आज जो टॉपिक लिया है उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है और एटलीस्ट हर एक एग्ज़ाम के अंदर कम से कम ना भी सोचा जाए तो एक या दो क्वेश्चन तो इससे आते आते हैं। तो जब तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे। अब अगर बात हो कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री की शुरुआत हुई कहाँ से। ठीक। तो बिगिनिंग ऑफ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं तो जो फर्स्ट स्टेप इसके अंदर रहता है वो रहता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में 1895। ठीक। ये वो टाइम है जब सबसे पहले डिस्कवरी होती है एक्सरेज की, और एक्स रेस की डिस्कवरी करते हैं डब्ल्यू सी रोन्टेंजन। और इसकी डिस्कवरी के साथ ही क्या होता है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्लॉट क्लियर हो जाता है। इन दिस प्रोसेस जो देखा गया उसको बेस मानकर बहुत सारे जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे वो दे वर एक्साइटेड टू नो द फिनोमिना कि भैया ये कौन सी फिनोमिना है। इस फिनोमिना को जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। और इसके अंदर जो पहला नाम आता है वो आता है हेनरी बुकरेल का। हेनरी बुकरेल का। इन्होंने कुछ ही महीनों के अंदर, लगभग इन जस्ट 1 और 2 मंथ्स, इन्होंने डिस्कवर किया कि भैया जो यूरेनियम होता है ना, और इसके जो भी सॉल्ट होते हैं, तो यूरेनियम के जो सॉल्ट होंगे उनके अंदर एक अजीब तरह की स्पेशल करेक्टर है, दैट इज़ कि दे गिव ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ रेडिएशन। देखिए ये सभी के सब क्या करते हैं, रेडिएशन रिलीज करते हैं। ये सभी के सब क्या करते हैं, रेडिएशन रिलीज करते हैं। और जो ये रेडिएशन रिलीज होती है, दिस रेडिएशन इज रिलीज्ड, इट हैज़ द कैपेबिलिटी कि इट कैन पास थ्रू द सॉलिड, पास थ्रू द सॉलिड, इट कैन ऑल्सो पास थ्रू द सॉलिड। और जब इनके पास फोटोग्राफिक प्लेट लाई गई, यानी कि जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है वो लाई गई, और व्हेन दिस प्लेट was exposed to these material or these substances, तो उन्होंने पाया कि जिस जगह पर ये एक्सपोज की गई वहाँ पर वाइट कलर के ब्राइट स्पॉट्स क्या हो गए, अपीयर हो गए। ब्राइट स्पॉट अपीयर हो गए। जैसा आप जानते हो ना, एक्सरे में क्या होता है कि जब एक बंदे को खड़ा कर देंगे वो यूँ स्किन के सामने, ठीक है, और उस स्किन पे क्या लगा देते हैं, एक डिस्क लगा देते हैं, और यहाँ पीछे से उस बंदे के पीछे से क्या डाली जाती है, लाइट डाली जाती है। ठीक है, एक्सरे मशीन से वो लाइट जाती है निकल के, और फिर यहाँ पर उनको इस तरीके के ब्राइट कलर के स्पॉट्स नज़र आ जाते हैं, और वही डिस्क हटाकर वो उसको वॉश करके दे देते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब भी हम यूरेनियम या इसके किसी भी सब्सटेंस के सामने फोटोग्राफी प्लेट रखते थे तो उसके ऊपर क्या होता था कि स्पॉट नज़र आने लगते थे। और यही क्या किया हेनरी बुकरेल ने किया, जो कि सबसे पहला स्टेप था ये पता करने का कि भैया कुछ जो यूरेनियम वगैरह है ना, और इनके सॉल्ट्स वगैरह हैं, वो कुछ ना कुछ रेडिएशन रिलीज करते हैं। ठीक। एक स्पेसिफिक तरह की रेडिएशन। अब क्या होता है, इसके बाद जो माइलस्टोन को ब्रेक करने वाला सबसे बड़ी डिस्कवरी होती है वो होती है बाई 1898। ठीक। और मेरी क्यूरी, सी वॉज द फर्स्ट लेडी हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज। ठीक। तो मेरी क्यूरी ने क्या किया, उन्होंने बताया कि देखो भाई जो थोरियम है, जो थोरियम है
वो भी क्या करता है, यूरेनियम की तरह ही रेडिएशन रिलीज़ करता है। जैसे यूरेनियम कर रहा था वैसे ही थोरियम करता है। और उन्होंने अपने हस्बैंड, जिनका नाम था पियरे क्यूरी, उनके साथ मिलकर दो एलिमेंट की डिस्कवरी की। और जो एक्चुअली द डिस्कवर करना या फिर आइसोलेट करना, उनका नाम था पोलोनियम और दूसरा था रेडियम। ये दो एलिमेंट्स उन्होंने डिस्कवर किए आपस में मिलकर। और इसी की बेसिस पर इस फिनोमिना को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक। फिनोमिना को उन्होंने नाम दिया या रेडियो एक्टिविटी, ठीक। तो नाम किसने दिया था, तो मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने आपस में इस फिनोमिना को नाम दिया था रेडियो एक्टिविटी। और ये एक तरह की न्यूक्लियर प्रॉपर्टी थी, ठीक। अभी हम बात करेंगे कि किस तरह से न्यूक्लियर प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ तक हम पहुँचे कि भैया देखो, थोरियम के बारे में बताया कि थोरियम भी क्या करता है, रेडिएशन देता है, जैसे कि यूरेनियम देता था। और उसी तरीके से उन्होंने दो डिफरेंट एलिमेंट आइसोलेट किए, जिसमें से एक था पोलोनियम और दूसरा था रेडियम। एक्चुअली ये रेडियम जो था डिस्कवर किया गया था इसके थोरियम की ओर से, ठीक है। उसी के बाद और उसी के बेसिस पर उन्होंने कुछ बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, जैसे जो ये करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, जो न्यूक्लियर की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है, जो हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ठीक, इसकी जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आती है बिकॉज ऑफ कि जो इनके न्यूक्लियस हैं, जो इन सब्सटेंस हैं उनके न्यूक्लियस हैं, दे आर अनस्टेबल। और साथ ही ये जो हैं ये एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस जो होते हैं एक्साइटेड न्यूक्लियस होते हैं। अब इनकी जो डिके हो रहा है या इनका जो रेडिएशन रिलीज हो रही है, इसका कभी भी टेम्परेचर जो कि नॉर्मल कंडीशन होती है और प्रेशर जो कि नॉर्मल कंडीशन होती है, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। बट ये तो इफेक्टेड होते हैं इस बात से कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ और कितनी अमाउंट ऑफ अनस्टेबल एटम प्रेजेंट हैं। जो भी नंबर ऑफ अनस्टेबल एटम प्रेजेंट हैं, उसी के बेसिस पे क्या होता है, इनका डिके होता है या फिर रेडिएशन रिलीज होती है। अगर वहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे जो कि एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे, इस वजह से क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन रिलीज़ होगी। ये सारे पॉइंट्स का आगे कहाँ से आ गए, हमको मेरी क्यूरी की तरफ से आ गए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो रेडिएशन रिलीज़ हो रही है कंपाउंड की, उसको मेज़र करने के लिए जो यूनिट दी गई वो भी मेरी क्यूरी के नाम से भी है और हेनरी बुकरेल के नाम से भी है, ठीक है। और उसके बाद जो अगला नाम इसमें ऐड हुआ, वो ऐड होता है हमारा 1899 में। आप इसे जान गए होंगे। अगला नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड का। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये वही हैं जिन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया था, ठीक। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया था इन्होंने, ठीक है। वहाँ पर भी इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल रहा था। इन्होंने पाया कि भैया देखो होता क्या है कि जो भी ये कंपाउंड होते हैं ना, ये दो तरह की रेडिएशन रिलीज़ करते हैं। इन्होंने बताया कि दो तरह की रेडिएशन रिलीज़ करते हैं ये। और बोले कि भाई कौन कौन सी, कि भैया एक रेडिएशन होती है जिसको बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है। और दूसरी होती है जिसको बोलते हैं बीटा पार्टिकल्स। और इन्होंने इसके बारे में बताया कि देखो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं ना, अगर तुम्हारे पास कोई 100 टाइम्स सेंटीमीटर की कोई थिक प्लेट हो, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल को ना एब्जॉर्व कर सकती है। बोले चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब बोले कि बीटा पार्टिकल का बता दो। बोले कि भाई देखो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल जितनी चीज़ को एब्जॉर्व कर ले, ठीक, उसका अगर हम 100 टाइम्स कर दें और 100 टाइम्स,
किसका, जो ये अल्फ़ा पार्टिकल वाली 100 सेंटीमीटर की है, सपोज़ कर लो ऐसे ही, तो उसका अगर 100 टाइम्स कर दें, उसकी फॉइल को भी अगर ले लें हम, कोई प्लेट को भी ले लें, तो ये जो हो गए बीटा पार्टिकल ये उसके पास हो जाएंगे, यानी कि उसके आर पार निकल जाएंगे। अगर ये फॉइल है तो इसके आर पार निकल जाएंगे भाई। उसके बाद लेकिन ये पार्टिकल सिर्फ दो तरह के थे। एक नई चीज़ और पता चली उसके जस्ट कुछ दिनों बाद ही, क्योंकि देखो साइंस जो है बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, दैट्स वाई इसके कुछ दिनों बाद पता चलता है कि भैया एक थर्ड तरह की रेडिएशन भी होती है। तो बोले भाई थर्ड तरह की रेडिएशन कौन सी है, तो भैया बोले कि ये है भैया गामा रे। कि अच्छा जी गामा रे है, इसकी क्या ख़ास बात है, कि भाई ये पेनेट्रेट कर सकती है एज मच एज सेवरल सेंटीमीटर ऑफ लेड। यानी कि अगर लेड के कुछ सेंटीमीटर की प्लेट भी हो तो ये उसको क्या कर सकती है, पेनेट्रेट कर सकती है, उसके आर पार जा सकती है। ये पता चला गामा रेस के बारे में। अगले पॉइंट में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में, बीटा पार्टिकल्स के बारे में, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। पहली चीज़ अल्फ़ा पार्टिकल्स। अगर मैं अल्फ़ा पार्टिकल्स की बात करूं तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं ना, इसकी कॉमन चीज़ क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और डिफ्लेक्ट किधर होते हैं, ये डिफ्लेक्ट होते हैं निगेटिव एंड की तरफ। ठीक, इससे क्या पता चला कि इनके ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए, कि इनके ऊपर चार्ज होना चाहिए कैसा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, इनके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब मीज़र किया गया कि डिफ्लेक्शन सजेस्ट करता है कि भैया जो इनका चार्ज होता है ना, चार्ज मास रेशियो, तो चार्ज और मास रेशियो जो था इनका, दैट वाज इक्वल टू द हीलियम न्यूक्लियस। जैसा कि हीलियम न्यूक्लियस का चार्ज मास रेशियो होता है, वैसा ही इनका चार्ज मास रेशियो था, तो दैट वाज अ सिमिलर टू हीलियम न्यूक्लियस। अब इस बात को पता करने के लिए रदरफोर्ड क्या करते हैं कि भाई वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें उन्होंने क्या किया कि बोले एक तरफ लगा दिया उन्होंने पॉजिटिव एंड, एक तरफ लगा दिया उन्होंने नेगेटिव एंड। ठीक है, ये नेगेटिव एंड आ गई। अब इससे जब पार्टिकल्स निकाले गए और उसका स्पेक्ट्रम लिया गया, क्या लिया गया, स्पेक्ट्रम लिया गया, तो जो स्पेक्ट्रम हीलियम के लिए आता था, हीलियम न्यूक्लियस के लिए आता था, तो सेम स्पेक्ट्रम हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इससे पता चला कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लियरली हीलियम न्यूक्लियस ही होते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट पर आ गए जिसको हम बात करते हैं बीटा पार्टिकल्स। तो बीटा पार्टिकल के केस में जब इसके बारे में पता किया गया, तो जब इसको जिस सिस्टम से गुजारा गया उसमें देखा गया कि इनके ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का है बना रहा हूँ, क्या होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं। दैट्स मीन ये भी क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालेंगे। और जो इनका ई एफ एम रेशियो निकाला गया, तो दैट वाज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन्स, दैट वाज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इनको फिर भी ना इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, देखो जी बीटा पार्टिकल जो होते हैं, बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो इजेक्ट होते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस के बाहर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं अंदर से आ रहे हैं, दैट्स मीन कि अगर ये न्यूक्लियस से आ रहे हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे बीटा पार्टिकल्स, इनको नाम दिया गया। अब बात कर लेते हैं हम गामा रे की। तो गामा रे जो है, दीज आर द एनर्जी वेव्स। तो हम इनको ये तो बोल नहीं सकते कि भैया ये पार्टिकल है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ द मास। तो मास नहीं है तो भैया पार्टिकल होना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मास के साथ एक खास चीज़ और होती है जिनके पास नहीं होती। वो क्या है कि इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पर नो चार्ज वाली कंडीशन आ जाती है। फिर मास नहीं है, चार्ज नहीं है, तो भैया नो डिफ्लेक्शन।
तो फिर ये डिफ्लेक्टेड भी नहीं होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगे तो फिर ये ट्रैवल कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रैवल करेंगे स्ट्रेट लाइन में, ठीक। और इनकी जो स्पीड होगी वो सिमिलर टू होगी लाइट की स्पीड के, जो इनकी स्पीड होगी वो सिमिलर होगी लाइट की स्पीड के। दूसरी चीज़, इनकी जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी वो मोर देन होती है किससे, एक्स रे से। यानी कि जो एक्स रे स्टार्टिंग में हुई थी तो हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए एक ही तरह की रेडिएशन थी, ठीक है, जिसको हम मेज़र कर पा रहे थे या जिसको हम जनरेट कर पा रहे थे। तो इनकी एनर्जी और भी ज़्यादा थी किससे, एक्स रे से, बिकॉज एक्स रे क्या करती हैं, बॉडी के पार निकल जाती हैं। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर गामा रेस को देख पा रहे थे कि भैया ये जो है ये भी एक्स रे के पार निकल जाएंगी। तो अगर हम थोड़ा सा इसको ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करें तो मैं देखो आपको दिखा सकता हूँ कि इसमें क्या किया गया कि एक मटेरियल लिया गया, ठीक है, और ये हमने ले ली है लेड की शील्ड, इसको बोल देंगे लेड शील्ड, ठीक। और इसमें हम रखेंगे अपना रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है, हमने रख दिया यहाँ पर। अब क्या होता है, यहाँ मैंने बनाया निगेटिव साइड, इस साइड में बना दी मैंने पॉजिटिव साइड, और जब मैं यहाँ पर रेडिएशन पास कराऊंगा, मतलब इस मटेरियल से जो भी रेडिएशन निकलेगी, अब यहाँ ये तो सब रुके हुए हैं इसको, ठीक, तो उसके पास निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जुगाड़ बचा है, वो है सामने वाला। तो मैंने पाया कि जो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल थे वो गए पॉजिटिव साइड में, यानी कि ये गया हमारा अल्फ़ा पार्टिकल। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो साइड रहेगी हमारी कौन सी रहेगी, निगेटिव, और ये सी वाली साइड करेगी पॉजिटिव, एग्जैक्टली। तो जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो किस तरफ जाएंगे, निगेटिव साइड में, और जो निगेटिव पार्टिकल हैं यानी कि आपके जो बीटा पार्टिकल हैं वो जाएंगे किस तरफ, निगेटिव साइड में, बिकॉज इट हैज़ अ निगेटिव चार्ज। और जो गामा पार्टिकल्स हैं या गामा रे है हमारी, लेट मी करेक्टेड, जो हमारी गामा रे है वो जाएगी सीधी, दैट इज़ अनडिफ्लेक्टेड। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर चार्जेस वगैरह इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंफर्म कर दिए गए और दैट वाज क्लियर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अब भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और वो चीज़ थी कि भैया जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है न्यूक्लियस का, उसका क्या रिलेशनशिप है। तो इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, और ये थ्योरी जब 20वीं सेंचुरी का टर्न आया उस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस हुई। क्यों? क्योंकि जो रदरफोर्ड थे और साथ में मिस्टर सॉडी, एफ सॉडी या फिर फेडरिच सॉडी, इन्होंने पाया कि जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, इनके अंदर टाइम के साथ ये पाया कि वो लेस एक्टिव होते गए, कि वो टाइम के साथ क्या हुआ, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे वो टाइम के साथ बिकम्स लेस एक्टिव विद टाइम। तो इसी को बेस मानकर उन्होंने बहुत सारे एजम्पशन किए, और 1903 में उन्होंने एज्यूम्ड कर लिया कि भैया देखो जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन वॉज एमिटेड व्हेन एन एलिमेंट डिकेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। यानी कि जब कोई एक एलिमेंट ए है, अगर वो बी में जाएगा तो साथ में वो रिलीज़ करेगा कुछ रेडिएशन। अब रेडिएशन रिलीज़ करेगा तो याद रखना है कि जो हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो कोशिश करेगा कि वो स्टेबल न्यूक्लियस बनाए, और इस अनस्टेबल से स्टेबल में जाने के चक्कर में वो हमेशा क्या करता रहेगा, कोशिश करता रहेगा। अब धीरे धीरे जो हमारा अनस्टेबल वाला न्यूक्लियस है वो ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएगा जहां पर कि स्टेबल न्यूक्लियस फॉर्म हो गया,
और साथ में रिलीज़ हुई है रेडिएशन। ठीक, तो ये नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द ओल्ड वन, और इस कंडीशन के अंदर रेडिएशन क्या होती है, रिलीज होती है। ये बताया गया हमें रदरफोर्ड और सॉडी के द्वारा। और इसी दौरान 1910 में, यानी कि उसके 7 साल बाद, अराउंड यूरेनियम से लगभग लेड तक एलिमेंट जो बनते हैं, यूरेनियम टूटता है और वो लेड का फॉर्मेशन करता है बिकॉज इट्स अ स्टेबल न्यूक्लियस। तो इसके बीच में उन्होंने लगभग 40 एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए, यानी कि उस टाइम लगभग 40 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो गए। दोज वर आइसोलेटेड, यानी कि जो इनसे निकाले गए थे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और ये प्रॉब्लम हो गया ऐसे बिकॉज अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में आप पाओगे कि लेड से अगर हम स्टार्ट करते हैं यूरेनियम तक जाते हैं तो अराउंड वहाँ पर जो स्पेस है वो 11 एलिमेंट्स के लिए है। ठीक, 11-10 एलिमेंट्स के लिए है अराउंड। ठीक, और वहीं पर अगर हम देखें तो डिस्कवरी हो चुकी थी अराउंड डिफरेंट टाइप ऑफ 40 एलिमेंट्स, जो कुछ आइसोटोप्स थे, कुछ आइसोबार्स थे। दे वर डिफरेंट एंड दे वर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर एक ख़ास चीज़ जो यहाँ पर रह गई है वो कुछ ये है कि अगर तुम एक डिसइंटीग्रेशन का ग्राफ बनाओ, ठीक, कुछ ऐसा, और हम इस साइड में डेज को रख लें और इस साइड में एक्टिविटी को रख लें, तो आप पाओगे कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ 100% एक्टिव है और यहाँ पर ज़ीरो, ऐसे यहाँ पर अगर 0 डे है और यहाँ पर कोई एक्स डे है, तो आप पाओगे कि जैसे ही वो मटेरियल कम होता जाएगा उसकी एक्टिविटी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ करती जाएगी। तो ये क्या होता है, एक्टिविटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट समथिंग डिफरेंट एंड दैट विल बी इंटरेस्टिंग। तो इस वीडियो को अगर आपने ठीक से देखा है तो थोड़े से नोट्स बनाना, अपनी जो भी मैंने बोला है थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करना, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। और ऐसी ही वीडियो में लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम थोड़ा अच्छा पिक्चर्स वगैरह का यूज़ करें, ठीक, दैट विल बी वेरी इफ़ेक्टिव इन सच अ वे। लेकिन मुझे ज़्यादा शौक नहीं है पिक्चर वगैरह यूज़ करना, तो कोशिश करते हैं कि हाथ से बनाते जाएं बिकॉज उस बीच में तुमको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा आपस में मिलकर साथ साथ में नोट्स बनाने का। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू।